नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नेम्सा यूट्यूब चैनल पे। और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा साथियों, हमने 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अपने संसाधनों के बारे में कि किस प्रकार संसाधन अलग अलग भागों में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। और उसमें भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा हमने हमने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा। तो इसी संसाधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी किताब का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरे पार्ट का नाम है, जैसा कि लिखा है, वन और वन्य जीव संसाधन। आपको साथियों, वन और वन्य जीवों का नाम आते ही आपको पता होगा, हमें सबसे पहले स्मरण में आता है राजस्थान का वो समुदाय या राजस्थान का वो संप्रदाय जो हमेशा वन्य जीवों की रक्षा और वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है। वो है विश्नोई संप्रदाय। इस संप्रदाय से हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार ये वनों की रक्षा, विशेष तौर से खेजड़ी को पवित्र मानकर उनकी रक्षा के लिए अगर बलिदान कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबको बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है कि 1730 में किस प्रकार अपने जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा किस प्रकार वहां वनों की कटाई करवाई जाती है। और माँ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहां 363 लोगों क्या दे देते हैं, लोग बलि दे देते हैं। मतलब भगवान जाम्बो जी का ये पंथ जो हमेशा प्रकृति और अपने पर्यावरण तथा मानव की तो रक्षा करता ही है, लेकिन इसकी बजाय वनों की, खेजड़ी की, और विशेष तौर से हिरण, वन्य जीवों की भी रक्षा करने के लिए अलग विशेष से इनको, अलग प्रकार से ही भगवान का आशीर्वाद इनको है कि ये हर क्षेत्र में सबसे आगे है। तो खैर, इनके संप्रदाय में ये भी बताया गया है, हमने ये भी पढ़ा है कि सिर साटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। अगर सिर कटने के बाद भी अगर कोई वृक्ष बच जाता है तो भी इसका मतलब भी सौदा कैसा है, सस्ता ही है, यूं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, तो हमें भी इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए और यही प्रेरणा देने के लिए कहीं न कहीं भारत सरकार हमारे सिलेबस में भी ऐसे पाठों को देती है, ताकि लोग जागरूक हो इनके बारे में कि भाई पहले किस प्रकार वृक्षों की ठीक ठाक से थे, अब वृक्षों की कमी आ गई, अब वन्य जीवों की कमी आ गई है। इन संसाधनों का संरक्षण कैसे करना होगा, इनकी रक्षा हमें कैसे करनी होगी। हालांकि जो हमारे चारों ओर जो पर्यावरण क्या है, चारों ओर का आवरण, और जो मानव के लिए उपयोगी है वो सब क्या है, संसाधन है। तो इसमें मानव खुद भी एक संसाधन ही है, और इसी के साथ ही ये वृक्ष वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, संसाधन है। तो साथियों, सबसे पहले नाम आ रखा है वन, और दूसरा है वन्य जीव। हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो देखिए, वन, आपको पता होगा कि हमारी जो 1952 की वन नीति है, आज हिंदुस्तान में जो जो वनों का जो प्रतिशत दिया गया है, 33% कि भाई इतने वन होने चाहिए, लेकिन उतने वन नहीं है। तो उन वनों की किस प्रकार से कटाई हो रही है, लेकिन कटाई हो रही है तो क्यों, कारण क्या, केवल कटाई से ही वनों की यूं संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, या वनों की जातियां क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है। उसी प्रकार जो वन्य जीव संसाधन है, उनकी कमी भी कैसे आ रही है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधताओं वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा। दुनिया की 8% जैव विविधता, कितनी प्रतिशत, 8% जैव विविधता कहाँ की, दुनिया की, वो कहाँ पाई जाती है, हिंदुस्तान में। कहाँ पाई जाती है, याद रखने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि दुनिया की 8% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है साथियों। तो किसकी जनसंख्या, यहाँ जैव विविधता, जीवों की जातियां 8%, 100% में से 8% तो केवल और केवल कहाँ पाई जाती है, हिंदुस्तान में। और इन्हीं 8% जनसंख्या में 16 लाख प्रजातियां है। कितनी प्रजातियां, 16 लाख, वो है अपने हिंदुस्तान में। तो 8% है, और प्रजाति कितनी है, 16 लाख प्रजाति, 16 लाख प्रजातियां। ये हिंदुस्तान के लिए भगवान का गॉड गिफ्ट है। इतनी प्रजातियां हैं यहाँ, अनेक प्रकार के वन है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी है। आपको पता होगा, एक छोटे कीट पतंग से लगाकर जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, वो इतना, या गंगा नदी का जो व्हेल मछली है, छोटे से लगाकर बड़े तक, हाथी तक का जानवर हमारे हिंदुस्तान में या अपने देश में पाए जाते हैं। धीरे धीरे इन जीवों की क्या होने लगी है, कमी होने लगी है। तो इन कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या इन जीवों की कमी हुई तो उस कमी का क्या कारण है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे।
तो इसमें एक तो आपको याद रखना, वन वन का मतलब आपको पता होगा कि वन को 3 वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, जिसमें आरक्षित वन है, रक्षित वन है, वर्गीकृत है इनके क्षेत्र में भी। और दूसरा, इन जो ये वन्य जीव है और ये वन है, जो इन दोनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक मतलब संस्था चलती है, संस्था का नाम है अपने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन। और हाँ, मतलब यहाँ संरक्षण भी लिखा है, संरक्षण और संसाधन लिखा है अपने, और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो चलती है यहाँ, इनकी प्रजातियों के बारे में हमें पता, भाई इनकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन है, और दूसरा है अपना जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है, वहां से हमें जानकारियां मिलती है, और वहां से इन प्रजातियों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। कि मतलब अलग अलग श्रेणियां, कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है, उनको लुप्त श्रेणी में रखा गया है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो दुर्लभ स्थिति में है, कुछ ऐसी जातियां जो सुबोधिया है, कुछ ऐसी है जो स्थानिक है। मतलब यहाँ से अमूमन पर्सन इन जातियों से, इन श्रेणियों से पूछ लिया जाता है, संकटग्रस्त जातियों से पूछ लिया जाता है, सुभेदीय जातियों से पूछ लिया जाता है, स्थानिक से पूछ लिया जाता है, या गुप्त जो लुप्त हो रखी है पूर्ण रूप से, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। आप पाठ के शुरुआत में ही पढ़ेंगे, गुलाबी सिर वाली बतख है, ये अब दुनिया में लुप्त हो गई, इनके आवासों के बारे में। तो इन सब के लुप्त होने का कारण क्या है, ये सारा का सारा पढ़ेंगे। तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधताओं वाला देश है, जिसमें दुनिया का 8% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, हिंदुस्तान में, और जिसमें लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां? लगभग 16 लाख। अब धीरे धीरे इन प्रजातियों की क्या होगी, संख्या क्या होने लगी है, कम होने लगी है। तो इनकी कम होने लगी है, तो विश्व ने क्या किया, इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा। और किसने बांटा? वो बांटा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने इनको क्या किया, अलग अलग श्रेणियों में बांटा। और इन्हें अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इन्हें IUCN दिया। इनका नाम क्या है? IUCN। इनका INCU का पूरा नाम है ये, कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो एक तो चीज है ये। अब दूसरा है, इनको अलग अलग भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। हिंदुस्तान में लगभग वन क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, वन क्षेत्र की, तो कुल वन क्षेत्र है वो है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है भाई, लगभग 8 लाख, कितने लाख, 8,07,000 आसपास लाख, 8 लाख वर्ग किमी, 8,07,000 करके आपकी किताब में कुछ दे रखा है। लगभग 8 लाख वर्ग क्षेत्र में क्या है, वन क्षेत्र है। और अगर प्रतिशत देखें तो वो है 24.54%। इतने मत प्रतिशत पर नहीं, मतलब इतने प्रतिशत में क्या है, वन क्षेत्र है। और 2017 में सघन वनों में, कौन से वनों में, सघन वनों में, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, सघन वनों में वर्दी देखी गई, तुलना की गई 2017 के वन रिपोर्ट की और 2019 के वन रिपोर्ट की। तो सघन वनों की तुलना की गई, तो लगभग 3,900 के आसपास, 3,900, लगभग 4,000 याद कर लेना, लगभग 4,000 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या हुई है, वर्दी हुई है। और उस वर्दी का कारण क्या है, वृक्षारोपण। वर्दी का कारण क्या है, वृक्षारोपण और वनों की सुरक्षा। धीरे धीरे जनता, दुनिया क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। ये तो पूरे विश्व रिपोर्ट में, मतलब भारत का क्या क्षेत्र है, भारत की क्या स्थिति वगैरह है, उनके बारे में है। अब इन जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है, अर्थात IUCN है, इसने क्या किया, इसने अलग अलग श्रेणियों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया, उनके बारे में देखिएगा थोड़ा। एक है अपने सामान्य जातियां,
कौन सी जातियां? सामान्य जातियां। साथियों एक तो इनकी परिभाषा याद रखना और एक इनके उदाहरण याद रखना। जैसे मैंने अभी गुप्त में उदाहरण दिया था, उदाहरण के लिए गुलाबी सिर वाली बतख वगैरह, तो ये थोड़ा सा आपको चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। IUCN के द्वारा वर्गीकरण अलग अलग जातियों का, जिसमें पहला है सामान्य जातियां। कैसी जातियां? सामान्य जातियां। अब देखिए साथियों, सामान्य जातियां वे जातियां हैं जिनका मतलब यूं जीवन जीवित रहना सामान्य बताया जा रहा, मतलब यूं ठीक ठाक है, वे तो सामान्य, उनमें कोई समस्या ही नहीं है, जिसमें जीने में कोई समस्या नहीं है, कोई मतलब संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो वे तो है सामान्य। तो वे जातियां जिनका जीवन सामान्य सामान्य है, वे क्या, कौन सी कहलाएगी? सामान्य जातियां। उदाहरण याद करना है आपको। उदाहरण ओक, रोजवुड, पशु। ये मतलब पशु जो पक्षी है बहुत सारे, इसमें तो खूब आए सामान्य में, जो आपको हमेशा दिखाई दे रहे हैं लगातार, वो किस में आएंगे? सामान्य जातियों में। दूसरी जाति है, यहाँ से प्रश्न इससे बनता है, संकटग्रस्त से। किससे बनता है? संकटग्रस्त जातियां। दूसरी जातियां कौन सी है? संकटग्रस्त जातियां। ये संकट जातियां कौन संकटग्रस्त है? ये वे जातियां हैं जिनकी स्थिति गुप्त की ओर है। किसकी ओर है? वे जातियां जिनकी स्थिति लुप्त होने के कगार पर है। लुप्त होने के कगार पर है और जिन तरीकों से उनकी संख्या में कमी आई है, और जिन परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या में कमी आई है, यह ऐसे ही चलती रही, यह ऐसी ही चलती रही। ये कमी अगर ऐसे ही चलती रहती है तो वे एक दिन फिर क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। चलती रही तो लुप्त हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, ये तो है संकटग्रस्त जातियां। अब संकटग्रस्त जातियों में उदाहरण याद रखना। एक तो भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा। एक है अपने भारतीय जंगली गधा, एक बंदर, काला बंदर। ठीक है, बहुत सारे हैं, एक भारतीय जंगली गधा है, एक काला बंदर है, इसके साथ ही मतलब और अगर कोई दे आपको, मतलब बंदर में जिसमें एक संगाई है, एक काला हिरण है, ठीक है, इसके साथ ही मगरमच्छ वगैरह है, शेर पूंछ वाला बंदर है। तो एक तो है भारतीय जंगली गधा, काला हिरण, कौन सा हिरण? काला हिरण, शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला बंदर, और एक है अपना संघाई। कौन है? संघाई। और संघाई कौन है भाई? ये मणिपुरी हिरण। कैसा हिरण है? मणिपुरी हिरण। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी इसमें। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिनकी स्थिति क्या होने वाली है? लुप्त होने के कगार पर है, मतलब गुप्त होने ही वाली, समाप्त होने वाली है। और जिन परिस्थितियों से अगर ये इनकी संख्याएं घटी है, मतलब पारिस्थितिक में कौन कौन सी समस्या है, अगर उन समस्याओं की स्थिति घटती रही और हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसी तरीके से वे और घटती रही, तो एक दिन वे क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। इसमें कौन कौन से है? एक तो भारतीय जंगली गधा है, काला हिरण, काला हिरण है, शेर पूंछ वाला बंदर है, संगई है मणिपुरी, संगई का मतलब मणिपुरी हिरण है, और मगरमच्छ, मगरमच्छ। ठीक है, ये सारी की सारी आदि जातियां हैं जो क्या है? संकटग्रस्त है। अब साथियों, संकटग्रस्त के इसके साथ ही संकटग्रस्त के बाद आती है, वो आती है सुभेदी। कौन सी जातियां?
सुभेदीय जातियां। कौन सी जातियां? सुभेदीय। अब सुभेदीय में क्या है? सुभेदीय में वही है कि मतलब ये संकट की स्थिति में नहीं है, संकट से थोड़े से ऊपर है, ठीक से है। और अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगी? संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगी। सुभेदीय जातियां, सुभेदीय जातियां अभी तो संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अगर वो चल रही है, उनका परिस्थिति, उनकी संख्या ज्यों घट रही है, अगर उनके निवास की ओर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगी? यह है कि जिन परिस्थितियों में उनकी संख्या घट रही है, घट रही है, अगर उसी प्रकार, अगर उसी प्रकार घटती रही, क्या घटती रही, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है, क्योंकि श्रेणी में आ सकती, ना तो ये सामान्य है और ना ही ये संकटग्रस्त है, मतलब सामान्य और संकटग्रस्त के बीच की स्थिति है इनकी, ठीक है। इन्हें सुभेदीय कहा जाता है। उदाहरण सबके याद रखने, आपको सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें एशियाई हाथी, एशियाई हाथी, ठीक है। उदाहरण सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदाहरणों को थोड़ा सा ठीक ढंग से याद करना होगा। जैसे इसमें एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है, नीली नीली भेड़ है, ठीक है। तो उदाहरण क्या होगा? एशियाई हाथी, दूसरा गंगा नदी की डॉल्फिन, ये रहा गंगा नदी की डॉल्फिन, और एक है अपने एशियाई हाथी आ गया, ये अपने गंगा नदी की डॉल्फिन आ गई। तो इसी प्रकार मतलब सुभेदित जातियों में बहुत सारे उदाहरण हैं कि, और इसका मतलब थोड़ा ठीक ढंग से, थोड़ा आप जिस समय पढ़ते हो ना, आप तो उस समय शब्दों की ओर गौर कीजिएगा, आप खुद समझिएगा कि मतलब संकट में, सामान्य में, सुभेदीय में अंतर है, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। सुभेदीय के बाद आगे एक और जाति आएगी, दुर्लभ जाति। कौन सी जाति? दुर्लभ जाति, दुर्लभ जातियां। अब दुर्लभ और सुभेदी, सुभेदी से थोड़ा ऊपरी स्तर मतलब किसका है? दुर्लभ का है। कि अगर ये सुभेदी से तो ठीक है, अभी सुभेदी की स्थिति नहीं आई है, लेकिन अगर इनकी जो कमी हो रही है और अगर उन कमियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये सुभेदी से किसकी ओर आ सकती है? ये भी संकट की ओर आ सकती है, और संकट के बाद अंततः किसमें चली जाएगी? ये भी अपने गुप्त की श्रेणी, लुप्त की श्रेणी में चली जाएगी। एशियाई हाथी हो गया, गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई, और नीली भेड़, नीली भेड़, ये चीजें थोड़ी सी याद करनी है, ठीक है साथियों। तो अब एक हो गया, अब है दुर्लभ जातियां। कौन सी जातियां? दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां तो सीधे यहीं से देख लो ऐसे ही कि भाई जिन जो जातियां है, जो जातियां हैं वो क्या है कि अभी सुबेदी से ठीक स्थिति है, लेकिन अगर उनके ऊपर अगर ठीक ढंग से ध्यान ध्यान नहीं दिया गया, तो वो उनकी कैसी स्थिति आ जाएगी? उनकी भी संकटग्रस्त स्थिति आ जाएगी। अमूमन अभी तक दुर्लभ जातियों से कोई पर्सन नहीं आया है। महत्वपूर्ण पर्सन आएगा तीन जातियों से, वो या तो आएगा आपके सुभेदी जातियों से, या आएगा संकटग्रस्त से, और या आएगा फिर लुप्त से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक और है स्थानिक। कौन से? स्थानिक और लुप्त, दो पढ़ना बाकी है। स्थानिक और स्थानिक, स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां होती है ये प्राकृतिक, प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्रों से अलग अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि पहले भी लिखा है स्थानिक, स्थान का नीक से जुड़ा है, किसी स्थान विशेष से संबंध रखती है।
प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्रों से अलग परे किसी विशेष क्षेत्र से क्या रखती है, संबंध रखती है। आपको पता होगा विशेष क्षेत्र, एक तो अंडमान और निकोबार याद रखना आपको, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में जो प्राणी रह रहे हैं वो किस में आएंगे, स्थानिक जातियों में आएंगे। किस में आएंगे, स्थानिक जातियों में। इसमें उदाहरण के लिए अंडमान की टील हो सकती है, इसके साथ ही इसमें निकोबारी कबूतर हो सकता है, ठीक है। और एक मतलब अरुणाचल के प्रदेश के क्षेत्र में मिथुन है जैसी जातियां हैं। तो निकोबारी कबूतर उदाहरण कौन से हो गए, निकोबारी कबूतर, ठीक है। अंडमान टील, अंडमान टील, अंडमान की क्या है, टील है। एक अंडमानी सुअर, अंडमानी सुअर आदि। मतलब कम से कम दो तो आप याद कर ही लेना। देखो क्या है, स्थानिक जातियों में प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र से अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, वे क्या कहलाती है, अपने स्थानिक जातियां कहलाती है। उदाहरण के लिए निकोबारी कबूतर है, अंडमानी टील है, अंडमानी सुअर वगैरह है। ये सारा मतलब जो अंडमान और निकोबार क्षेत्र है या फिर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की कुछ प्रजातियां हैं, वो किस में आएगी, स्थानिक में आएगी। आपको पता होगा बहुत सारी प्रजातियां तो लुप्त हो चुकी है और बहुत सारी प्रजातियों का उद्भव अभी हो रहा है। आपको पता होगा अभी एक सबसे सूक्ष्म जीव प्राणी की मतलब कोई छोटा प्राणी मिला है, क्योंकि हर एक हम बड़ों को तो देख सकते हैं, बड़ों को पहचान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन छोटों को हम पहचान नहीं सकते। अब बहुत छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, बरसात का मौसम अभी चल रहा है, हम अपने घरों में लाखों ऐसे जीव देखते हैं छोटे छोटे, जिन जीवाणुओं के हमें नाम तक पता नहीं है, ठीक है। और सबसे अंतिम है वो है अपने लुप्त जातियां। कौन सी जातियां, लुप्त जातियां। और लुप्त जातियों के नाम से ही पता चल रहा है जो बिल्कुल क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, वे जातियां क्या कहलाती है, मतलब आज है ही नहीं, लुप्त जातियां। वे जातियां जो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, वे क्या कहलाएगी, लुप्त जातियां। और इसमें एक है एशियाई चीता, एशियाई चीता, और एक है गुलाबी सिर वाली, गुलाबी सिर वाली बतख। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख का प्रश्न बार बार पूछा गया है कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख कौन सी जातियों की श्रेणी में आती है, तो वे आती है लुप्त जातियों की श्रेणी में। अब देखिएगा साथियों, जो एशियाई चीता है, एशियाई चीता को भारत में 1952 में, भारत में 1952 में क्या कर दिया, लुप्त घोषित कर दिया, लुप्त घोषित किया। कब किया, 1952 में, भारत में। कौन से देश में, अगर आपको पूछ ले भारत में एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित कर दिया, तो 1952 में। एशियाई चीता मतलब चीता है क्या, बहुत सारे लोग एशिया जो तेंदुआ होता है उसे क्या मान लेते हैं, एशियाई चीता, लेकिन ये एशियाई चीता तेंदुआ नहीं है। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी। ठीक है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है, और बिल्ली के परिवार का, किसके परिवार का है, बिल्ली के परिवार का। और बहुत सारे लोग इन्हें क्या मान लेते हैं, तेंदुआ, लेकिन अंतर क्या है तेंदुए में और तेंदुआ, तेंदुए और इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि चीता वो होता है जिनके आंखों के कोनों से मुंह तक लगाकर आंसुओं की रेखाएं होती है दोनों तरफ, किनकी रेखाएं, आंसुओं की रेखाएं, वो क्या होती है, वो किसका, यूं हमें पता जानकारी देती है कि ये क्या है, चीता है। तो एशियाई चीता क्या हो गए हैं, आज हिंदुस्तान में लुप्त हो गए। हिंदुस्तान ने कब इन्हें लुप्त घोषित कर दिया, 1952 को। अब साथियों, ये तो चीजें हमने पढ़ी कि मतलब मतलब इन प्राणियों को या इन वनों को कि इन श्रेणियों में डाला गया है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये एशियाई चीता है
या फिर ये गुलाबी सिर वाली बतख है ये लुप्त हो गई, क्या हो गया ऐसा, शेर पूंछ वाला बंदर क्या हो गया, मतलब संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि मतलब ऐसा क्या हो गया था। देखिएगा साथियों, भारत में वन्य जीव और वन संसाधन असुरक्षा महसूस क्यों कर रहे हैं, या इनको असुरक्षा क्यों हो, मतलब ऐसे क्या पनप गए। देखिए, सबसे पहला था इनका कारण मानव खुद। कौन है? मानव। मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर दिया, के लिए जंगलों को काट रहा है ना। दूसरा, ये अगर इनको घटक पूछ ले, वन्य जीव संसाधन असुरक्षा असुरक्षित रहने के कौन कौन से घटक है, या कमी जैव विविधता में कमी के कौन कौन से घटक है, ये सभी घटक ये। दूसरी, जनसंख्या, और जनसंख्या भी कैसी, अत्यधिक। हिंदुस्तान की मतलब जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है खूब, ठीक है। तो ज्यादा जनसंख्या होगी तो इनके लिए क्या होगी, आवास चाहिएंगे, और आवास चाहिए तो क्या होगा, आवासों के लिए वृक्षों की क्या करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी। तीसरा, जंगली पशुओं के निवास स्थान, निवास स्थानों की सफाई, सफाई कर दी, अब बेचारे जंगली पशु कहाँ रहे, ठीक है। चौथा, शिकारियों द्वारा आखेट, शिकारियों द्वारा शिकार करना, मतलब आखेट, आप समझ लेना क्या, आखेट, ये भी कारण है, आखेट। और क्या, और देखना, मतलब जो गरीब जाति के लोग हैं, देखो अमीर और गरीब सब लोग हैं वो बराबर यूं वन और वन्य जीवों के संसाधनों में यूं मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। अमीर पाँच, गरीब 5% पहुंचाता है, अमीर 25% पहुंचाता है। मतलब जो दुनिया के विकसित देश है, दुनिया के कैसे देश, विकसित देश, जैसे अमेरिका वगैरह है, उन्होंने पर्यावरण को अगर 75% क्षति पहुंचाई है, तो हिंदुस्तान ने, विकासशील देशों ने 25% क्षति पहुंचाई है। तो सबसे ज्यादा क्षति तो इसने पहुंचाई। लेकिन आज हम बात किसकी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में। और दूसरा, पशुचारण है, कोई लोग पशुचारण को भी मानते हैं। पशुचारण, एक जगह ये भी बताया जा रहा है कि हमने एक ही प्रकार की क्या कर दी, वनस्पति, एक ही प्रकार की, प्रकार के वृक्षों को बोने से छोटे छोटे, छोटे छोटे स्थानीय पौधे, स्थानीय पौधों की जातियां समाप्त हो गई, पौधों की जातियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जैसे उदाहरण के लिए सागवान, उदाहरण के लिए किसका, सागवान, लगातार कतारों में सागवान के पौधों को क्या किया गया, बोया गया, जिसके कारण वहां की जो छोटे छोटे स्थानीय पौधे उग रहे थे उनकी क्या हो गई, वे सब समाप्त हो गए। उसी के अनुसार, मतलब इसी के साथ अभी अ, हम उदाहरण दे सकते हैं कि हिमालय यऊ का, किसका, देखो ये मानव दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जनसंख्या। और अगर विकसित देशों में अगर आपको पूछ ले, नहीं माफ कीजिएगा, विकासशील, कि विकासशील देशों में जैव विविधता की कमी के सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है, मैं यहाँ बता ही देता हूँ कि विकासशील, विकासशील देशों में जैव विविधता, जैव विविधता की कमी का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण अत्यधिक जनसंख्या है, अत्यधिक जनसंख्या। अगर आपको पूछ ले कि जनसंख्या है, कि जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है कि जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी, तो उस कमी के लिए कौन उत्तरदायी है,
तो वो उत्तरदायी है अत्यधिक जनसंख्या। कहीं न कहीं जनसंख्या पर भी क्या करना होगा, रोक लगानी होगी, जनसंख्या नियंत्रण भी करना होगा। अब साथियों जैसे उदाहरण के लिए देखें हम छोटा सा जनसंख्या कैसे है, देखिएगा अगर मान लो एक पिता जिसके पास 15 बीघे जमीन है, कितने बीघे जमीन है, जमीन कितने बीघे हैं, 15 बीघे। मान लो पिता का नाम क्या है, ए पिता के क्या है 15 बीघे जमीन और ए पिता के 7 पुत्र है। कितने पुत्र, 7 पुत्र है। तो इन 15 बीघों के कितने हो गए, 7 टुकड़े, अमूमन 2 के आसपास आ गए, 2.2 के आसपास, 2 बीघे और 2 बिस्वे क्या आ गई। अब इन सातों के पास क्या है, जमीन कितनी है, 2 बिस्वे और 2 बीघे और 2 बिस्वे, याद रखना एक साथियों। और दूसरा ये 15 थे, अब जिस समय इसके पास 15 बीघे जमीन थी उसमें मान लो कि 2 बीघों में क्या था, वन जंगल था, बगीचा था, पेड़ पौधे लगाए हुए थे। शेष या 3 मान लो और शेष रह गई 12, शेष कितनी रह गई 12। तो अब इन 12 बीघों में इन सातों ने धीरे धीरे क्या करने की, खेती शुरू करने की। अब देखना इन सातों के हुए 2 संतान, तो कितने हो गए 14। अब जिस समय यहाँ 12 बीघे हैं और 3 में क्या था, उस समय वन था, तो फिर धीरे धीरे इनके 7 हुए, 7 के इनके 14 हुए और 14 के जिन समय इनको मान लो 2 और हुए, तो कितने हो गए 28। अब मान लो जमीन कितनी है साथियों, 15 बीघे, मतलब जहाँ वन रहित कितनी जमीन है 12 बीघे और बच्चे कितने 28। क्या 12 बीघों में 28 बच्चों के क्या केवल मकान बनाना ही संभव है। देखिए साथियों ऐसी कंडीशन में फिर वे इस वन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और क्या अपने मकान के लिए या अपने पशुओं को बांधने के लिए या पशुओं के चारा बोने के लिए उस जमीन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसी प्रकार जनसंख्या क्या करती है, जैव विविधताओं में बाधक बनती है। ये तो है जनसंख्या वाला मैटर। तो इसलिए हम सबको क्या रहना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण की ओर कदम उठाने चाहिए। एक तो बात है ये। अब देखिए दूसरी बात, हमने 1952 में जो वन नीति चलाई, कैसी नीति, 1952 में वन नीति चलाई, ये तो 1952 वन नीति याद रखना। हिंदुस्तान ने वन नीति कब चलाई, 1952। एक याद रखना, हमने पहली पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना में नदीय परियोजनाओं को बढ़ावा दिया, नदीय परियोजनाओं को। और ये नदीय परियोजना जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। इन आधुनिक भारत के मंदिरों को जिस समय बनाया गया, अर्थात बांधों का निर्माण किया गया। आपको पता होगा पंजाब का जो भाखड़ा नागल बांध है, कौन सा बांध, भाखड़ा नागल बांध, उनका जो उन बांधों का निर्माण किया गया, तो इन बांधों के निर्माण के कारण 5,000 बीघे, कितने हजार बीघे, 5,000 बीघा जमीन क्या हो गई, यहाँ से हमने वृक्षों को यहाँ से समाप्त किया, हटाया। उसी प्रकार आपको पता होगा अभी भी मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर भी जो बांध बनाए जा रहे हैं उसमें से भी लगभग, मतलब दुनिया की बहुत सारा क्षेत्र है या भारत का बहुत सारा क्षेत्र है, वो क्या हो रहा है, जलमग्न हो रहा है। क्या हो रहा है, जलमग्न हो रहा है। और जितना ज्यादा क्षेत्र जलमग्न होगा, स्थल की क्या आएगी, कमी आएगी। और स्थल की कमी आएगी तो वृक्षों में स्वतः ही क्या आएगी, कमी आएगी। एक तो कारण है ये। दूसरा कारण है झूम खेती, स्थानांतरित खेती से आप सब समझते हो, झूम खेती। किसान क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, जंगलों को काटते हैं और काटने के बाद वहां क्या कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं। और जिसके कारण भी जंगलों की क्या हो रही है, सफाई हो रही है। और अगर कारण देख लें तो औपनिवेशिक काल में अगर भारत में सबसे ज्यादा वनों को नुकसान पहुंचा रेलवे लाइन बिछाने में, कौन सी लाइन बिछाने में, रेलवे लाइन बिछाने में, कागज उद्योग में, आपको पता होगा। इसीलिए तो कागज उद्योग, इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई अगर कोई कागज रद्दी हो गया तो उसे क्या करो, इकट्ठे करो और कपड़े वाले को क्या कर दो, बेच दो। जिससे क्या मतलब हमें क्या फायदा होगा कि हमें हमारे गुल्फी वाले पैसे आ जाएंगे। और बाकी दूसरा, हमने पर्यावरण के लिए सदुपयोग क्यों किया, क्या किया कि जो हमने कागज वापस दिए, तो अगर मान लो आपने 1 क्विंटल कागज दिए, इसका मतलब आपने वृक्षों की टहनी तो बचे ही बचे है जरूर, तो आपका यह पर्यावरण के प्रति क्या रहेगा। तो रेलवे लाइन बिछाई गई जिस समय, कौन सी लाइन, रेलवे लाइन, उस समय ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की क्या की गई, कटाई की गई। तो ये भी कहीं न कहीं वन्य जैव विविधताओं की कमी के लिए भी एक मतलब उदाहरण दे सकते हैं हम।
या ये भी हम बात बता सकते हैं कि इनके कारण भी क्या हुआ है कि इनमें मतलब अपने जो वन्य संसाधन या जो जैव विविधता है उनमें क्या आई है, कमी। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं। एक साथियों अपना वृक्ष है हिमालय यव। कौन सा वृक्ष है? हिमालयी यव। इस वृक्ष को याद रखना। यव नाम के वृक्ष है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। आपको सीधा ही प्रश्न पूछ लिया है कि यव किस स्थान पे पाया जाता है, तो यव है एक हिमालयी वृक्ष है, नाम है यव। ठीक है, हिमालयी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। प्रदेश, ठीक है। अब मैं इनका उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ये इससे कैंसर की दवाई बनती है, कैंसर की दवाई। और अगर कोई सर्वाधिक गुणकारी दवाई है कैंसर की तो वो यव की है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा यव वाले वृक्षों की क्या हुई? कटाई हुई, जिसके कारण हजारों यव के पेड़ सूख गए। हजारों यव के पेड़ सूख गए। क्या हो गए? सूख गए। और जिसके कारण यव किस में आ गया? संकटग्रस्त में। किस में आ गया? संकटग्रस्त। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन यव क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। और हमें जो दुनिया की सबसे घातक बीमारी है कौन सी? कैंसर, जिसकी दवाई मिलने में असमर्थता महसूस होगी। दुनिया की सबसे महंगी कैंसर की दवाई अगर किसी वृक्ष से बनती है तो यव से बनती है। और यही अगर दवाई कोई गुणकारी होती है तो होती है। जिसके कारण ज्यादा वृक्षों की क्या हुई? बार बार कटाई हुई। कटाई होने के कारण क्या हो गया कि हजारों जो युग थे वो क्या हो गए? सूख गए। एक तो है चीज ये। दूसरा, जैव विविधता को कम करने वाले घटकों के बारे में हमने पहले भी जिक्र कर लिया है, जिसमें जनसंख्या है, अपने वन्य जीवों के आवास का विनाश है, आखेट है मतलब वन्य जीवों का शिकार करना है, विषक्तीकरण है मतलब जहर हो गया। आपको पता होगा कि जलीय जीवों की किस प्रकार मृत्यु हो रही है। जैसे हमने डॉल्फिन या गंगा के व्हेल का उदाहरण दिया, तो बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले क्या करते हैं? उद्योगों के जो विषैली गैस है या जो मुशीला मलबा है, विषैला जहरीला, उनका पाइप सीधा किस में छोड़ देते हैं? नदियों में। जिसके कारण जलीय जीवों में क्या हो जाती है? जलीय जीवों में कमी आ रही है। जलीय जीव क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथियों हमने ये भी पढ़ा है कि पर्यावरण प्रदूषण भी कहीं न कहीं जैव विविधता को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अब पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया। अब इसमें दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि मतलब जो इन वनों को या वन्य संसाधनों में क्या है कि असुरक्षा हुई, जिसके कारण भारत की गरीब जनता को भी क्या हुआ? भारत की गरीब जनता को घाटा हुआ। मतलब इनको भी ज्यादा क्या देखनी पड़ी? गरीबी से जूझना पड़ा। अब कैसे गरीबी से जूझना पड़ा, ये बात करके हम आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं? वनों जो या वन है या वहीं जंगलों में रहने वाले उन लोग मतलब जंगलों में कोई छोटे छोटे जीव उनका शिकार करते हैं, अपने पेट पालन करते हैं, आजीविका चलाते हैं। इसके साथ ही जो वनों की लकड़ियां हैं या घास फूस है या फिर वहाँ के फल फूल है वो लाते हैं और अपना पेट भरते हैं और आगे से आगे बेचते हैं। तो खैर वनों की ज्यादा से ज्यादा कटाई हुई ये, या फिर सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण आया। सरकार ने नियंत्रण क्यों किया? क्योंकि वनों की धीरे धीरे क्या हो रही है? ज्यादा कटाई हो रही है। इसके कारण मजबूरन सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए या पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो साथियों, इससे हमें ये पाठ इसीलिए दिया है कि केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया है, हमें इसलिए दिया गया है कि हमें भी क्या करना चाहिए कि इनकी रक्षा करनी चाहिए, कि भाई किस प्रकार हम वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं। तो इन्हें बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। उन पशुओं के प्रति हमारा भी क्या हो मतलब यूं दया का भाव पैदा करने, जिस प्रकार विष्णु संप्रदाय क्या कर रहा है? आज भी कर रहा है। भगवान जाम्बू जी की शिक्षा को या 29 नियमों को आज भी वो लागू करते हुए या 29 नियमों का अनुसरण करते हुए इनका क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। और आपको पता होगा अभी ये जो बांडा में बन रहा है अपना सौर ऊर्जा प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा, खेजड़ी को लेकर उन्होंने अभी आंदोलन चल रहे थे। मतलब अभी मेरे ख्याल से आंदोलन पूरा समाप्त नहीं हुआ, हालांकि सरकार उनसे बात करने के लिए वर्तमान जो लाहौर के एमएलए वगैरह है या फड़ौदी के एमएलए जो दोनों है खुद भी विष्णु संप्रदाय से ही भी है, इनके लिए बात करने के लिए भी वो आए थे। और इसके साथ ही आपको पता होगा 1973 की घटना जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड वाला, तत्कालीन उत्तर प्रदेश,
एक कोई मतलब वृक्षों को लेकर ही हुआ था, 1200 लोग पेड़ों को चिपक गए, कितने लोग, 1200। तो कहने का मतलब है ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखा रही है, ये हमें सारी कह रही है कि वन्य जीव और वृक्षों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों इसके साथ ही इसका अगला एपिसोड अगले मतलब इसका जो अगला पार्ट आएगा वो अगले एपिसोड में आएगा। धन्यवाद।